हेलो नमस्कार बच्चों, मैं अर्चना हिंदी प्रवक्ता। हाँ, तो आज हम करेंगे मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित कहानी दो बैलों की कथा। लेकिन पहले हम थोड़ा सा प्रेमचंद जी के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 में बनारस के लम्ही नामक गांव में हुआ था और इनका मूल नाम था धनपत राय। बचपन इनका बहुत ही अभाव में बीता। शिक्षा इन्होंने BA तक कर पाए और मैट्रिक की परीक्षा के बाद ही इन्होंने अध्यापन का कार्य शुरू कर दिया था। एक सरकारी नौकरी में नौकरी लग गए थे, क्योंकि इन्होंने इतना इनके परिवार के अंदर इतनी गरीबी थी कि इन्होंने एक बार अपनी किताबें तक बेचनी पड़ गई थी। और जब एक बार ये किताबें बेचने बुक स्टॉप पर गए हुए थे तो वहाँ एक स्कूल हेडमास्टर से इनकी मुलाकात हुई और उन्होंने ही इनको अध्यापक के पद पर नियुक्त कर लिया था। और इन्होंने बचपन में ही बहुत से किताबें पढ़ ली थी। इनकी पढ़ने की बहुत ही अच्छी हॉबी थी। ये दुकान पर जाकर ही किताबों को पढ़ लेते थे। बहुत से उपन्यास इन्होंने पढ़ लिए थे। और इन्होंने जब इनकी माता का बचपन में ही देहांत हो गया था और इनके बाद में इनके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी, तो सौतेली माँ के कटुता भरे व्यवहार से भी ये परिचित हैं। अपनी माँ के साथ इनके ज़्यादा अच्छे संबंध नहीं रहे थे, लेकिन पिताजी की मृत्यु के बाद जब ये इनकी तनख्वाह 5 रुपये होती थी तो 3 रुपये ये अपने परिवार के लिए देते थे और 2 रुपये सिर्फ अपने लिए रखते थे। पिताजी के देहांत के बाद इनके ऊपर परिवार की सारी जिम्मेदारियां आ गई थी। इनकी माता और उनके 2 बच्चे और इनकी जो पत्नी थी वो इनसे बहुत ही उम्र में बड़ी थी और सुंदर भी नहीं थी। इसलिए ये अपने पिता के बारे में इन्होंने एक बार लिखा भी है कि भाई आप खुद तो डूबे ही और मुझे भी डुबा गए। लेकिन इनकी जो वो पत्नी थी वो पारिवारिक कलह के कारण घर छोड़ के चली गई थी और फिर कभी वापस ही नहीं आई। फिर बाद में इन्होंने शिवरानी देवी से विवाह किया, जो कि बचपन बाल विधवा थी। और बाल विवाह का जो विधवा थी उसके पुनर्विवाह के लिए इन्होंने बहुत ही भागीदारी निभाई है, इसलिए इन्होंने उनसे विवाह किया और अंत तक वही इनकी पत्नी रही और उनके साथ इनका जीवन बहुत अच्छा बीता। और उसके बाद इनके जीवन में आर्थिक समृद्धि भी हुई। इन्होंने मानसरोवर बहुत सी 300 से भी ज़्यादा कहानियाँ लिखी हैं, जो कि मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। इनका पहला जो उपन्यास था वो सेवासदन, फिर बाद में प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्बला, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि इनके बहुत से इन्होंने उपन्यास लिखे हैं और बहुत सी कहानियाँ लिखी हैं। हाँ, अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि इन्होंने अपना नाम क्यों बदला। कि पहले ये नवाब राय के नाम से लिखते थे, लेकिन बाद में प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे, क्योंकि इन्होंने एक सोजे वतन नामक किताब लिखी थी जिसमें अंग्रेज़ों की बुराई की गई थी। और अंग्रेज़ों के द्वारा उस समय उस किताब को भी जब्त कर लिया गया था और जिस प्रेस ने उसको छापा था उस प्रेस को भी जब्त कर लिया था। इसलिए इन्होंने सोचा कि अगर ये नवाब राय के नाम से ही अगर और लिखेंगे तो अंग्रेज़ों को पता चल जाएगा। इसलिए इन्होंने जनता को प्रेरित करने के लिए प्रेमचंद के नाम से लिखना शुरू कर दिया था। तो अब हम करते हैं अपनी कहानी। ये जो कहानी है ये भी प्रेमचंद जी ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। इसके अंदर इस कहानी में उन्होंने यह बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। तो किस प्रकार किसान अपने पशुओं से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए होते हैं वो इस कहानी के अंदर दर्शाया गया है। तो अब शुरू करें कि जानवरों में गधा जो होता है वो सबसे बुद्धिहीन समझा जाता है
हम जब भी किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहें तो हम उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच में बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन और उसके निरापद सहिष्णुता यानी सुरक्षित उसकी जो सहनशीलता है ने उसे यह पदवी दे दी है। यह निश्चय नहीं किया गया है कि गायें सींग मारती हैं। ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सींगनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है, किंतु गधे को कभी भी क्रोध नहीं आता सुना। चाहे गरीब को कितना ही मारो, जैसी खराब उसको सड़ी हुई घास उसके सामने डाल दो, लेकिन हमेशा कभी उसके चेहरे पर असंतोष की छाया नहीं दिखाई देती। बैसाख में चाहे एकाध बार बेशक वो कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो कभी उसको ज़्यादा खुश होते हुए नहीं देखा। विषाद हमेशा उसके चेहरे पर छाया रहता है। सुख दुख लाभ हानि किसी भी दशा में उसे बदलते हुए नहीं दिखा है कि ऋषि मुनियों के अंदर जितने भी गुण होते हैं वे उसमें पराकाष्ठा से भरे हुए हैं, यानी अंतिम सीमा तक भरे हुए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर नहीं कहीं पर भी नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए न भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो गई है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता है। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़ काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम हैं। कहा जाता है कि वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद वे सभ्य कहलाते। कि जापान की मिसाल सामने है कि एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। लेकिन गधे का भी एक छोटा भाई है जो कि उससे थोड़ा सा कम है, जिसे हम कहते हैं बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों की में सर्वश्रेष्ठ कहते हैं, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है और कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतएव उसका स्थान गधे से तो नीचे ही है। अब ये कहानी शुरू होती है कि भाई कहानी के अंदर क्या है। ये पहले बताया गया है कि भाई गधा जो होता है वो बिल्कुल शांत होता है, बैल उससे थोड़ा सा ऊपर होता है, यानी कम शांत होता है थोड़ा सा, लेकिन वो भी बहुत शांत होता है। अब ये है झूरी काछी। झूरी काछी नाम का एक आदमी है और 2 बैलों के उसके 2 बैल थे, हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के, देखने में बहुत सुंदर, काम में चौकस, दिल में ऊंचे थे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मुख भाषा में विचार विनिमय करते थे, बातें करते थे। एक दूसरे से मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है, जो कि हमारे पास नहीं है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं बल्कि विनोद भाव से, यानी लड़ाई के नाते नहीं बल्कि एक दूसरे से खेलते हुए, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होती है, धोल धप्पा होने लगता है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी जोत दिए जाते थे तो गर्दन हिला हिला कर चलते थे। उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी गर्दन पर आ जाए। दिन भर के बाद जब दोपहर या संध्या को दोनों खुलते हुए एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते थे। नाद में, यानी उनकी जो खोर होती थी उसमें खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। संयोग की बात है कि झूरी ने एक बार गोई जो कि उसका गोई
को गोई यानी उस जोड़ी को ससुराल भेज दिया गया के पास। बैलों को क्या मालूम था कि वे क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे मालिक ने उन्हें बेच दिया, या यूँ बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा, कौन जाने। पर झुरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों में पसीने आ गए। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे से जोर लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झुरी से पूछते कि हम गरीब को क्यों निकाल रहे हो, हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता हो तो और काम ले लेते, हमें तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की, तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया, फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथों क्यों बेच दिया। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुँचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी मुँह न डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। वह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने से लगते थे। दोनों ने अपनी मुख भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ा, सब सो गए तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा। जिस रस्सी से उन्होंने बांध रखा था वो बहुत ही मजबूत थी। इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई और एक एक झटके में रस्सियां टूट गई। झुरी प्रातःकाल सोकर उठा, देखा दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है, घुटने तक पांव की जड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। झुरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुम्बन का यह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया और दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहा। कोई अपने घर से रोटियां लाया तो कोई गुड़ लाया, कोई चोकर लाया, कोई भूसी लाया। एक बालक ने तो कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं, वे उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को भी साहस न हुआ। झुरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो वह जल उठी, बोली, ऐसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहाँ काम न किया गया, भाग खड़े हुए। झुरी अपनी बैलों की यह अपेक्षा न सुन सका। नमक हराम क्यों है? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते? स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। झुरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री चिढ़ी और भागे इसलिए कि वे तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ भी न दूंगी, खाएं चाहे मरे। वही हुआ। मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खली भूसा नहीं दिया जाए। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट न कोई रस। क्या खाएं? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। झुरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देते बे? मालकिन मुझे मार डालेगी, चुरा कर डाल दे। फिर कहा, चुरा कर डाल दे? न दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। दूसरे दिन झुरी का साला फिर से आ गया, बैलों को ले गया। अब की बार दोनों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। जब वह ज़्यादा सहनशील था, हीरा जो था वो ज़्यादा सहनशील था। संध्या समय घर पहुँचे। उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया और दोनों बैलों को खली
चुनी सब कुछ दी। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ कि उसने अपने बैलों को तो खली चुनी सब कुछ दिया, लेकिन उन बैलों को नहीं दिया। अब दोनों बैलों को ये अपमान कभी न हुआ था। झुरी उन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था। उनकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी, आहत सम्मान की व्यथा तो ही थी, पर उस पर मिला सूखा भूसा। नाद की तरफ आंखें न उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा रखी थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव न उठाया। एक बार जब निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती को गुस्सा आया और अपना काबू से बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गए। गले में बड़ी बढ़िया रस्सी न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार कहाँ से बच पाएंगे। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है। दोनों ने के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा। लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं 1-2 को गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलत है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त एक छोटी सी लड़की 2 रोटियां लेकर निकली और दोनों के मुंह में 1-1 रोटी देकर चली गई। उस एक रोटी ने इनकी भूख को तो शांत क्या किया होगा, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरव की थी। उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। दोनों दिन भर जोते जाते और डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि दोनों 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब और नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? 1 आध को सींग पर उठाकर फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ न हो जाएगी तो मालकिन को फेंक दूं, वही तो उस लड़की को मारती है। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो? तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते। बताओ, तुड़ाकर भागें या कैसे भागें? हाँ, मैं यह स्वीकार करता हूँ कि इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे। इसका एक उपाय है। पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में टूट जाएगी। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली जाएगी तो दोनों रस्सियां चबाने लगे और मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछ खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए बोली, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। उनके गराव खोल दिए गए, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चलें तो, लेकिन कल अनाथ पर आफत आएगी।
अब इसी पर संदेह करेंगे। और सहसा बालिका चिल्लाई और बोली कि दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, ओ दादा दोनों बैल भागे जा रहे हैं। अब लड़की ने ऐसा बोल दिया तो गया हड़बड़ा कर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भाग गए और गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया और सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान नहीं था। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका पता न था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए, तुम तो बेहताश भागे, वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे, रह रहकर आहट ले लेते थे, कोई आता तो नहीं है। जब पेट भर गया तो दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा से को कई कदम पीछे हटा दिया और यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया और संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। अरे यह क्या कोई सांड ढोकता चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झाँक रहे थे। सांड पूरा हाथी है, उसे भिड़ना जान से हाथ धोना, लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नजर नहीं आ रही थी। इसलिए दोनों ने सलाह मिलाई कि भाई बुरे फंसे। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती न सुनेगा, भाग क्यों न चलें। फिर बोले कि भागना तो कायरता है, तो फिर यहीं मरो, बंदा तो 9-2-11 होता है, और जो दौड़ाए। तो फिर कोई उपाय सोचो जल्दी से। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। मैं आगे से रगेतता रहूँगा और तुम पीछे से। धोरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे, तुम बगल में उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम है, पर दूसरा उपाय कोई नहीं है हमारे पास। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजर्बा न था। वह तो शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे वह अवसर न देते थे। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर फिर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू से सींग चुभा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्र दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों विजय के नशे में झूमते चले जा रहे थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा तो जी चाहता है कि बच्चा को मार डालूं। हीरा ने तिरस्कार में कहा, गिरे हुए बैरी पर सींग नहीं चलाना चाहिए, सब ढोंग है, बैरी को मारना चाहिए कि फिर न उठे। अब घर कैसे पहुँचेंगे यह सोचो, पहले कुछ खा लें तो सोचें। सामने मटर का खेत था, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक न सुनी। अभी तो 2-4 ग्रास खाए थे कि 2 आदमी लाठियां लेकर उनकी तरफ दौड़ पड़े। दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था और उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे, न भाग सका, पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में है, तो फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे और जाएंगे तो दोनों जाएंगे। अब लेकिन दोनों सुबह कांजी हाउस में बंद थे। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबित पड़ा कि सारा दिन बीत गया
कि खाने को तिनका भी नहीं मिला। समझ में ही नहीं आता था कि यह कैसा स्वामी है। इससे तो गया भी अच्छा था। यहाँ कई भैंस थी, कई बकरियाँ थी, कई घोड़े थे, गधे थे, पर किसी के सामने चारा न था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी न हो सके। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता न दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू कर दी, और लेकिन इससे क्या उनकी तृप्ति होती। रात को जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा ने दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी और मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। फिर इतनी जल्दी हिम्मत न हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालते हैं। आओ दीवार तोड़ डालें। इससे तो अब कुछ नहीं होगा। बस इसी बूते पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी। हीरा मजबूत तो था ही। उसने नकुले सिंह दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिपड़ निकल आया। फिर तो उसका साहस बढ़ा। उसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। उसी समय कौंजी होश का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ गया। हीरा का उजड़पन देखकर उसे कई डंडे रसीद किए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? अपने बूते भर जोर तो मार दिया। ऐसा जोर मारना किस काम का कि बंधन में पड़ जाएं। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितना ही बंधन पड़ते जाएं। जान से हाथ धोना पड़ेगा, कुछ परवाह नहीं। यूं तो मरना ही है। सोचो दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी को देह में जान नहीं है। 2-4 दिन यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। हाँ, यह बात तो है। अच्छा तो ला फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। मोती ने भी दीवार की उसी जगह सींग मारना शुरू किया। थोड़ी देर में मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। दोनों की दीवार में सींग लगाकर इस तरह से जोर लगाने लगे मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहे हों। आखिर 2 घंटे की जोर आजमाइश के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई और उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली, फिर बकरियां निकली, इसके बाद भैंसें भी खिसक गई। लेकिन जो अब यहाँ पर जो गधा है वो ज्यों का त्यों खड़ा रहा। हीरा ने पूछा, तुम क्यों नहीं भाग रहे हो? एक गधे ने कहा कि हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। आधी रात से ऊपर हो चुकी है। दोनों गधे अभी तक खड़े खड़े सोच रहे थे कि भागे या न भागे। मोती अपने मित्र की रस्सी तुड़ाने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मैं यहीं मुझे पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती की आंखों में आंसू आ गए और बोला कि तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम दोनों इतने दिनों से एक साथ हैं, आज तुम विपत्ति में पड़े तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझेंगे यह तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुमने गले में बंधन पड़ा है उसके लिए अगर मुझे मार पड़े तो कोई चिंता नहीं है। अब 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहीं बंधे रहे। किसी ने चारे का एक तृण भी उनको न डाला। इस बार पानी दिखा दिया जाता और यही उनका आधार। दोनों इतने दुर्बल हो गए कि उठ तक न सके। एक दिन बाड़े के सामने डुगडुगी बजने लगी और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हुए और तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर इनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैल कौन खरीदेगा? अब सहसा एक डडियल आदमी, जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर, दोनों मित्रों के कुल्लों में उंगली गोदकर मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वह कौन है? उन्हें क्यों टटोल रहा है?
इस विषय में कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अब जान न बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर हैं। चलो अच्छा है कि कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब न बचाएंगे। यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो क्या चिंता है, मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएंगे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस डडियल के साथ चले। दोनों एक एक बोटी बोटी काँप रही थी। बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी होने पर जोर से डंडा जमा देता था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चरते नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चप्पल, कोई उछलता, कोई आनंद से बैठा पागुर करता। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बदिक के हाथे पड़े कैसे दुखी हैं। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित रहा है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रति क्षण उनकी चाल तेज होने लगी। अब सारी थकान, उनकी दुर्बलता गायब हो गई। आहा, यह लो, अपना ही हार आ गया। इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे, यही कुआं है। मोती ने कहा, हमारा घर नगीज आ गया है। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ, यह जाने देगा। इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से आगे न जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेल करते हुए घर की ओर दौड़े, और वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। डडियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। डडियल ने आकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा कि बैल मेरे हैं, तुम्हारे बैल कैसे हैं? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। मैं तो समझा हूँ चुराए लिए आते हो। चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? जाकर थाने में रपट कर दूंगा। मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। डडियल झल्ला कर बैलों की जबरदस्ती पकड़कर ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। डडियल पीछे हटा, मोती ने पीछा किया। डडियल भागा, मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर रुका और डडियल का रास्ता देख रहा था। डडियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, कहीं पत्थर फेंक रहा था, और मोती विजयी सूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देखते और हंसते थे। जब डडियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा और हीरा ने कहा, मैं डर गया था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमार न छोड़ता। अब न आएगा तो दूर से ही खबर लूँगा, देखूं कैसे जाता है। जो गोली मरवा दे मर जाऊंगा, पर उसके काम तो न आऊँगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। जरा देर से नादों में खली, भूसा, चोकर, दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता था। उस समय मालिक ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। तो इसमें देखो कितनी अच्छी तरह से दर्शाया है कि भाई दोनों बैलों के अंदर भी कितनी दोस्ती थी और अपने मालिक के प्रति भी कितना उनका आदर भाव था और मालिक का भी उनके प्रति कितना स्नेह था।